नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के बड़े उद्योगपति और निवेश शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तान्या डुबास, इनके अलावा कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम शाह इस दौरान कई तस्वीरों को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर सेंट्रल जेल में कैद वरिष्ठ नेता कवासी लखमा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि कवासी लखमा और देवेंद्र यादव को जबरदस्ती फंसाया गया है। बीजेपी ने तय कर रखा है कि उनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका मुंह बंद कराना है। कवासी लखमा का कोई दोष नहीं है, उनको जबरदस्ती अंदर किया गया है। बता दें कि भूपेश सरकार ने आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को शराब घोटाले में रायपुर जेल में कैद हैं। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 21 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। भूपेश बघेल ने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर कवासी लखमा से मुलाकात की। देखिए, उसको तो कवासी लखमा उसको तो जबरदस्ती फंसाया गया, देवेंद्र को भी जबरदस्ती फंसाया गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करके रखी है कि जो उनके विपक्ष में जो आवाज़ उठाएगा उसका मुंह बंद कराना है। कवासी लखमा का कोई दोस्त तो है ही नहीं, उसको जबरदस्ती अंदर कर दिए। चुनाव आया है, इस कहाँ से सब ऐसा कर किया। मंत्री भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर कवासी लखमा और देवेंद्र यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले के आरोप में कवासी लखमा फिलहाल जेल में बंद हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भूपेश बघेल को जबरदस्ती फंसाया गया है और बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा बीजेपी उसको इसी तरह फंसा देगी। तो अब यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं, भूपेश बघेल खुलकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और पहले भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं भूपेश बघेल। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही निकाय चुनाव या कोई भी चुनाव नजदीक आते हैं तो तुरंत बीजेपी ईडी की कार्रवाई करवानी शुरू कर देती है। तो अब ये जो शराब घोटाला है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला माना जा रहा है और इसमें कवासी लखमा के यहाँ लगातार ईडी की छापेमारी चल रही थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवासी लखमा और देवेंद्र यादव से मुलाकात की है और मुलाकात में क्या कुछ उनकी बातें हुई हैं? क्योंकि साफ तौर पर जो भूपेश बघेल हैं साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बीजेपी का सब किया धरा है और कवासी लखमा बेकसूर हैं, जबरदस्ती फंसाया गया। जैसे ईडी लगातार कवासी लखमा से पूछताछ कर रही थी और उनकी लास्ट आखिरी में उनकी गिरफ्तारी करती है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में सीधे आरोप लगा रही है कि बदले की भावना से सारी कार्रवाई हो रही है। वो देवेंद्र यादव हो चाहे कवासी लखमा हो, जब भी चुनाव आता है तो जो बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है वो कहीं कहीं घटाई हुई रहती है और जो भी आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ में उनको ईडी और आईटी की से सीबीआई की से डर करके उनको कहीं ना कहीं धमकाया जाता है और उनको कोई धमकाई नहीं आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि जो कवासी लखमा है वो बस्तर की आवाज है और जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ की मुखर आवाज है, जिनकी आवाज को साफ तौर पे जो डबल इंजन की सरकार बीजेपी की वो डरी हुई है और उनको दबाया जा रहा है। कहीं न कहीं चीजों को लेकर के काफी गहमा-गहमी चल रही है क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव छत्तीसगढ़ में घोषणा हो चुकी है, जहाँ पैसा लग चुका है। जी पुष्पेंद्र।
बिल्कुल श्रीकांत, और जो सबसे बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लगातार ही कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी थी वो चल रही थी। उसके अलावा कई अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आए, जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे उनके भी नाम निकलकर सामने आए, और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन पर भी ईडी की जांच आ सकती है। और कई बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही भी कि भूपेश बघेल भी जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। जी, बताना चाहेंगे पुष्पेंद्र दर्शकों की लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें तमाम जो आईएएस अधिकारी थे उनके घर में भी छापेमारी की गई, और कुछ आईएएस अधिकारी जो लंबे समय से जेल में निरुद्ध है, बावजूद उसके भी जब जिस तरह से भूपेश बघेल का बयान आता है, जब उसके द्वारा मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि जो अगर ये शराब घोटाला नहीं हुआ है तो जिससे आईएएस जो अधिकारी है वो जेल में क्यों हुआ, क्यों उनके यहाँ बड़े बड़े गैस निकल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं, तो साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके से फ्री तरीके से बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, और जो बड़े नेताओं पर जो लगातार कार्रवाई चल रही है, कहीं न कहीं बीजेपी इसको लेकर के डरी हुई है कि कहीं उनको हार का सामना न करना पड़े। परंतु यहाँ पे देखना होगा पुष्पेंद्र की जिस तरीके से लगातार शराब घोटाले को लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही है, कहीं न कहीं चीजें साफ तौर पे दिख रही है कि 50 लाख लगभग कवासी लखमा के यहाँ से कैश बरामद होता है और तमाम चीजें डॉक्यूमेंट बरामद होते हैं, तो कहीं न कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरह से कहा जाता है। जी पुष्पेंद्र। बिल्कुल श्रीकांत, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है चुनावों को देखते हुए की जा रही है, और जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी कार्रवाई करवाना शुरू कर देती है। और दूसरा ये कि आदिवासी चेहरे हैं कवासी लखमा, तो नगर निकाय चुनाव पर कितना प्रभाव वहां पर पड़ेगा? इसमें बताना चाहेंगे दर्शकों की कवासी लखमा एक कद्दावर नेता है जो बस्तर क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी चेहरा कहा जाता है जिनको, और काफी उनका दबदबा है। जो बस्तर क्षेत्र में आदिवासी जो बहुल एरिया है वहाँ पे काफी उनकी दबदबा है, और काफी दबंग नेताओं के इसके शुमार आते हैं कांग्रेस में। तो कहीं न कहीं जो अभी त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें काफी प्रभाव पड़ेगा उनका, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में कहीं न कहीं लेकर के बीजेपी को कहीं करते रहता है, और आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इस चीज को देखते हुए कहीं न कहीं जो चुनाव हो रहे हैं उसमें फर्क तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को कहीं न कहीं नुकसान जरूर होगा इसमें। जी पुष्पेंद्र। बिल्कुल श्रीकांत, और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसको देखते हुए भूपेश बघेल ने तो बीजेपी पर कटाक्ष कर ही दिया है, आरोप लगा ही दिया, तो और कौन से नेता हैं जो फिलहाल मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष है कर्नल मान, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी जिस तरीके से 1 साल में यहाँ पे शासन की है वो जनता के सामने है कि किसी तरीके से ना कोई भी काम हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है, ट्रांसफर में घोटाले हो रहे हैं, और तमाम तरीके के उनके इल्जाम लगाने प्रतिपक्ष कांग्रेस के कि बीजेपी के शासन का लेख चल रहा है, उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जनता पूरी तरीके से परेशान है। सिर्फ लोक लुभावने वादे करके बीजेपी शासन मतलब चुनाव जीती है, और अब तो 1 साल के वर्ष किसी तरीके का जो भी नया काम रचनात्मक कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं पे बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि त्रिस्तरीय चुनाव में कि 1 साल में उनका जो स्कोर कार्ड है क्या है, क्या उन्होंने कुछ नया निर्माण किया, कुछ वैकेंसी आई है, तो कहीं न कहीं पे बीजेपी भी इसको लेकर के अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। जी पुष्पेंद्र। ठीक है श्रीकांत, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो भूपेश बघेल ने आज कवासी लखमा से रायपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात की। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय जेल में कवासी लखमा से मुलाकात की है, और साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप भी लगाया है कि ये बीजेपी ने जबरदस्ती कवासी लखमा को फंसाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। नक्सलियों ने स्टेट हाईवे पर मौत का सामान बिछा रखा था। बासागुड़ा मार्ग पर दुर्गा मंदिर के पास 20 सड़क पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाया था, जिसे सीआरपीएफ 168 बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जवानों ने सड़क पर ही ब्लास्ट कर नष्ट किया। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाने की साजिश रची थी। कुटरू जैसे हमले को दोहराने की नक्सलियों की तैयारी थी। वहीं दंतेवाड़ा जिले के थाना अर्नरपुर क्षेत्र में 2 किलो का आईईडी और एक डमी आईईडी बरामद हुआ है। तो
सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये आईडी लगाई गई थी। सर्चिंग के दौरान अरनपुर मुख्य मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम समेली से बर्रेम जाने के रास्ते में 2 केजी का प्रेशर आईईडी बम मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत दास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, लगातार ये जो नक्सलियों हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और कई दिन से सुरक्षा बल भी नक्सलियों को ढेर करने में लगे हुए हैं और कई जगह मुठभेड़ का अभियान जारी भी है, तो अब क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? उस दिन विगत दिनों ही लगभग 1000 की संख्या में जो सुरक्षा बल थे वो घेर करके जो मास्टरमाइंड कहा जाता था उसको ढेर किया गया था। और कहीं न कहीं सारे मूवमेंट को लेकर जो सुरक्षा बलों के मूवमेंट को लेकर के नक्सली कहीं न कहीं घबराए हुए हैं। और उसी के तहत जो दुर्गा मंदिर पर बासामुड़ा गांव है वहां पर 2 किलो का आईडी प्लान किया गया था ताकि वहां जब सुरक्षा बल काफिला गुजरे तो उनपे आईडी से हमला किया जा सके। जिसे लेकर के सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन को इसकी सूचना मिलती है और जब उसको सर्च किया जाता है तो आईडी को वहां निकाल करके उसको निष्क्रिय किया जाता है। उससे यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और केंद्र की जो सरकार है और जो सुरक्षा बल की है टीम है, लगातार जिस तरीके से मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराए जा रहे हैं। बड़े बड़े नामी 1 करोड़ की अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ के इनामी नक्सली को ढेर किया गया था। तो कहीं से बौखलाहट देखा जा रहा है यहाँ पे नक्सलियों के बीच में कि सुरक्षा बल अंदर तक उनके गढ़ तक उनके मान तक वहां तक पहुंच गई है नक्सली के। और क्या मतलब सीआरपीएफ की बटालियन, सुरक्षा बल की बटालियन और लगातार उनके जो मान को ध्वस्त किया जा रहा है। उस पर यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि लगभग 30 साल में सुरक्षा बल इतने अंदर तक कभी नहीं घुस पाए थे जो नक्सलियों की मान तक। उनके जो फैक्ट्रियां हैं, हथियार बनाने की फैक्ट्री तक को ध्वस्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं सब चीजों को देखते हुए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नक्सली से बौखला गए हैं और मौका ढूंढ रहे कि कहीं से भी हम सीआरपीएफ या जो सुरक्षा बल की बटालियन है तीन उसको हम कैसे भी हावी हो सके, उनको जो मनोबल को तोड़ सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हमला करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, जो आईडी जो प्लांट की गई थी वो सुरक्षा बल को कहीं ना कहीं हाथ पहुंचाने के लिए ही किया गया था। ठीक है, बिल्कुल श्रीकांत। और जिस तरीके से सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं और कल भी 2 शव बरामद किए थे और अभी जो नक्सलियों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है, जो डर अंदर घुसा हुआ है, उन्होंने कल आत्मसमर्पण भी किया था। तो अब क्या कुछ जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने की ओर बढ़ रहे हैं या फिर जो सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं उसमें ही मुठभेड़ में ढेर होना चाहते हैं? और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा हुआ है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सली मुक्त करना है। उससे यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि लगभग 30 साल हो गए यहाँ पे छत्तीसगढ़ और आसपास के जो स्टेट है जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, ये पूरी नक्सली चपेट में हुआ करते थे। धीरे धीरे जो सुरक्षा बल है नक्सलियों के गढ़ पे पहुंच रहे हैं और जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे उनको साफ तौर पर कहना था कि हम सन 2026 तक लगभग छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कर देंगे। उसी के तहत जो कार्रवाई हो रही है, लगातार सुरक्षा बलों को ड्रोन दिया जा रहा है और तमाम जो उपकरण, जो आधुनिक उपकरण जो सेना यूज करती है या फिर और भी जो सुरक्षा एजेंसियां यूज करती है उस तरीके की मुहैया किया जा रहा है। यहाँ पे जो बटालियन है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही है और उसका नतीजा साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके से नक्सलियों के गढ़ में अंदर जो कोर में जा करके सुरक्षा बल उनको ढेर कर रहे हैं और इसकी बौखलाहट को देखते हुए जिस तरीके से लगातार जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि उनमें घबराहट है कि जिस तरीके से पहले हुआ करती थी अब पूरा फ्रंट लाइन में अगर आकर के लड़ाई को अंजाम दे रही सीआरपीएफ या जो सुरक्षा बल है, तो कहीं कहीं जो घबराहट तो साफ तौर पे कि जिस तरीके से लगातार आत्मसमर्पण हो रहे हैं नक्सलियों ठीक उस पे। बिल्कुल श्रीकांत। और जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए सरकार भी उनके जीने की राह आसान करने की कोशिश कर रही है। जो आमजन के लिए योजनाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं वो भी देने की बात कर रही है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो नक्सली अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं? उससे आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान आए थे यहाँ पे और उन्होंने नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके लिए आवास की लगभग 15,000 से ज्यादा मकानों की घोषणा करके गए।
और जिसको देखते हुए नक्सलियों में भी एक तरीके से आत्मसमर्पण करने की स्वयं इच्छा जाग रही है और मुख्य धारा में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उनकी पुनर्वास की पूरी तरीके से उनके रोजगार की पूरी व्यवस्था कर रही है, जिसको देखते हुए जो नक्सली जो जंगल में बिहड़ में रह रहे हैं उनका भी मन कहीं न कहीं मुख्य धारा की ओर आना हो रहा है, क्योंकि उनके भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप है। तो कहीं न कहीं नक्सलियों में भी एक मानसिक तौर पे कहा जाए या फिर भावनात्मक तौर पे कहा जाए कि उनके टूट हो रही है कि भाई हम मुख्य धारा में थोड़ी आने वाले समय में हमारे भी बाल बच्चे हैं, जो भी हमारे परिवार उनको भी सुविधाएं सरकार दे सके। उसमें जिसको देखते हुए भी नक्सली डर भी कहा जा सकता है और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जैसी नीतियां चल रही है पुनर्वास की, उसको देख करके भी नक्सली यहाँ पे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ठीक है श्रीकांत, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बीजेपी कार्यालय परिसर में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश महामंत्री ने कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने की बात को प्रचारित किया था। इसके लिए बाकायदा टीएस बाबा जगह जगह घूमे थे, लेकिन इस बार नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने जनता से कन्नी काट ली है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले 5 साल सरकार चलाते कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनता के सपनों को कुचला है, अब वह जनता के बीच जाने से घबरा गई है। कांग्रेस का विजन केवल भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है। ये कांग्रेस भी जानती है और जनता भी जानती है, इसलिए कांग्रेस ने जनता से सुझाव नहीं मांगा। आजकल दीपक बैज ही ज्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे, तो दीपक बैज ही बोलते हैं। तो दीपक बैज से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज जी को आकर बताना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्वयं सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको ये है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, जनता ने तो परिणाम दे दिया और सरकार बदल गई। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुई पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संचालक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग अलग जिलों के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। वहीं वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे। बता दें कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी है। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। तो रायपुर में ईवीएम के जरिए ही निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनावों की जो तारीख है वो भी उसकी भी घोषणा हो चुकी है, अंतिम तिथि की भी घोषणा हो चुकी है और 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। और खबर बलौदाबाजार से है, जहां आज गणतंत्र दिवस के रंगारंग कार्यक्रम का अंतिम रिहर्सल किया गया। पुलिस परेड, स्कूल बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी इस अंतिम रिहर्सल पर उपस्थित हुए। वहीं 26 जनवरी को सुबह 9 बजे महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ध्वजारोहण कर राष्ट्र के नाम संदेश का वाचन करेंगे। बता दें कि चुनाव आचार संहिता के चलते इस साल ध्वजारोहण महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी करेंगे। वहीं इस दौरान जिला पुलिस बल की परेड की सलामी और जिले के समस्त स्कूलों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला पुलिस बल श्री सुनील खूटे ASI, दूसरा ट्रुप जिला पुलिस बल
जिला पुलिस बल सुनील। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के अनुसार अलग अलग जिलों में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश में फिलहाल जो तबादला एक्सप्रेस है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और 9 अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश महासचिव वद्दू आलम के नेतृत्व में पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रायपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम, कोरबा और जांजगीर चांपा में प्रथम सूची में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के प्रत्याशियों की सूची की घोषणा कर दी गई है और बहुत जल्द ही दूसरी सूची की घोषणा भी की जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर भिलाई के जयंती स्टेडियम में रन ऑफ सेल का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भिलाइंस ने दौड़ लगाई, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में बच्चों से लेकर 75 साल के बुजुर्गों का उत्साह देखते ही बनता था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इस बीएसपी के ईडी अंजनी कुमार ने सभी कैटेगरी के खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।